देखिए 20 जनवरी 1945 का दिन था और इस दिन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में, जहाँ मेजर जीएन डोवाल रहते थे, इनके घर में अजीत डोवाल जी का जन्म होता है। और अजीत डोवाल के जो फादर थे वो मेजर थे आर्मी में, और इनकी जो मदर थी वो यूपी में फॉर्मर सीएम एचएन बहन की चचेरी बहन थी। और क्योंकि उनके बहन आर्मी में थे तो आगे चलकर उनका ट्रांसफर राजस्थान में हुआ, तो अजीत डोवाल जो थे वो भी वही अजमेर राजस्थान में इंडियन मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल से ही अपनी स्कूलिंग पूरी करते हैं। और फिर इसके बाद ईयर आती है 1967 में, इन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री ली। और उसके अगले ही साल ईयर 1968 में यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया और पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर गया। उस समय ये 22 साल के थे। अब आईपीएस में सिलेक्शन होने के बाद इसकी ट्रेनिंग वगैरह हुई, और उसके बाद ये केरला के कॉन्टेंट डिस्ट्रिक्ट में एएसपी बन जाते हैं। अब जब ये एएसपी बने केरला में, तो उसके कुछ ही दिन बाद 28 दिसंबर 1971 को एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से अजीत डोवाल बहुत ही कम टाइम में फेमस हो जाता है। एक्चुअली हुआ ये था कि केरला के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के थानासरम में इस दिन नूर जहाँ एक होटल था, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर से एक आदमी ने जूता फेंक दिया था। इसको लेके दो रिलीजियस ग्रुप में लड़ाई हो जाती है, और फिर इस एरिया की सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, लूटपाट शुरू हो जाते हैं। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे की दुकानें जलाना, सामान लूटना शुरू कर दिया था। बात इतनी बढ़ गई थी कि इस एरिया में पुलिस तक जाने के लिए डर रही थी। अब ऐसे में उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और कांग्रेस के जो होम मिनिस्टर थे के करुणाकरन, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था। तो एक ऐसे ऑफिसर को ढूंढ रहे थे जो कि इस एरिया में जाने से ना डरे, इंडियन लीडर हो और कैसे भी करके इस दंगों को रोके। तो उस टाइम पे जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि एक नया ऑफिसर आया है, वो बहुत ही शार्प माइंडेड है और लीडर है, तो इस काम के लिए सही रहेगा। तो सीनियर जो थे उन्होंने अजीत डोवाल जी का नाम सजेस्ट किया। जो सारे सीनियर ऑफिसर बात मानते हुए के करुणाकरन जो थे, इन दंगों को रोकने की जो जिम्मेदारी थी वो अजीत डोवाल को देते। और अजीत डोवाल इंस्ट्रक्शन मिलते ही 2 जनवरी 1972 को इस एरिया में पहुंच जाते हैं। और जहाँ पे पहले ऑफिसर जो थे जाने के लिए डर रहे थे, अजीत डोवाल पूरे एरिया में घूमने लगते हैं। अजीत डोवाल पूरे एरिया में घूम घूम के छोटी से छोटी डिटेल जो उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने सिर्फ उन्हीं एरिया में हैवी पुलिस डिप्लॉय की जहाँ से सारा का सारा जो ये दंगे हो रहे थे उसका कोऑर्डिनेशन चल रहा था। और ये करने के बाद इन्होंने लाठी डंडों का यूज करे बिना इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो दोनों ग्रुप्स के जो लीडर थे, लीड कर रहे थे इस पूरे दंगे को, उनको आइडेंटिफाई किया और फिर खुद जाकर उन लीडर से बात करी, नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया। और इनसे बात करने के बाद इनको मेन रीजन समझ में आया कि लोग जो उनका सामान लूटा गया था उसको लेके बहुत ज्यादा गुस्सा थे। और इसके बाद अजीत जोवाल ने क्या किया, इन सारा सामान ढूंढने के बाद दोनों ग्रुप के जो सामान थे एक दूसरे के वापस करवाए। और ये जो दंगे थे इतने दिनों से चल रहे थे, इनको एक ही वीक में बिना किसी वायलेंस के खत्म कर। उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी जो थे वो पीएम थे। तो कुछ ही महीनों में अजीत डोवाल को केरला स्टेट से निकाल के दिल्ली बुला लिया जाता है, और मिड 1972 में ही इनको इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के डायरेक्ट ऑपरेशन विंग में ऐड कर दिया जाता है, ताकि ये पूरे इंडिया के जो ऑपरेशन है उनमें पार्टिसिपेट कर सके। और यही से अजीत डोवाल जो है वो जासूसी दुनिया के अंदर एंट्री मारते हैं। और सेम ईयर अजीत डोवाल शादी भी करते हैं, और आगे चल के इनके 2 बेटे होते हैं, विवेक डोवाल और शौर्य डोवाल। तो आप इधर दिल्ली के अंदर अजीत डोवाल अपने आईबी के जो ऑपरेशन थे उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। वही दूसरी तरफ मिजोरम को लेके इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि उस समय मिजोरम जो था वो आसाम का ही पार्ट था, वो अलग स्टेट नहीं था। तो मिजोरम का जो एरिया था वहाँ पे सूखा पड़ने की वजह से लोग 1.5 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मांग रहे थे। और ना मिलने पर एक लाल ढेंगा नाम का आदमी था, उसने मिजो नेशनल फेमिनाइन फ्रंट MNF बनाया, और फिर आगे चल के इसका नाम मिजो नेशनल फ्रंट MNF कर दिया। जो लाल डेंगा था, मिजो पॉपुलेशन जो थी वहाँ की, उनके मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता था, उनका आवाज उठाता था। अब मिजोरम आसाम का हिस्सा था, और आसाम के अंदर ये कर दिया गया था कि जिसको आसामी लैंग्वेज आती होगी उसको ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो इसको लेके मिजोरम नेशनल फ्रंट MNF ये जो लाल डेंगा चला रहा था, ये गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाता है। और आम जनता जो थी वो भी बहुत ज्यादा इनके सपोर्ट में आ जाती है, और हालत तब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जब आसाम और राइफल जो रेजिमेंट थी जिसमें मेजो पॉपुलेशन जो मेजोरिटी में थी, उनके 2 बटालियन को डिसमिस कर दिया जाता है। जब ये 2 बटालियन डिसमिस कर दी जाती है, तो जो सोल्जर्स थे इस बटालियन के वो अपने मेजो एरिया में वापस आते हैं, बहुत गुस्से में थे। और इनमें से भी 7 मेन कमांडो जो थे जिनकी जॉब गई थी, वो वापस आके लाल डेंगा जो था वो उसके साथ जाके मिल जाते। अब यहाँ से लाल डेंगा और उसकी जो MNF थी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, प्लस गवर्नमेंट के खिलाफ ये लोग मिलकर वायलेंस स्टार्ट कर देते। मिजोरम को इंडिया से अलग करने की बात स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट BSF जो था उसके ऊपर अटैक कर देते ये लोग, और इंडियन फ्लैग को हटा के अपना फ्लैग लगा देते थे, और मिजोरम को एक नया देश अनाउंस कर देते। अब गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो लोकल पॉपुलेशन थी उनका सपोर्ट MNF को बहुत ज्यादा था, और ये 7 जो कमांडर थे इनको भी बहुत ज्यादा था। अब इंडियन गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा था कि जो लोकल पॉपुलेशन थी उनका सपोर्ट इस MNF, ये जो लाल डेंगा वाला MNF था, इनको बहुत ज्यादा था। तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई थी, और इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से निपटने के लिए अजीत डोवाल को मिजोरम के अंदर भेजा जाता है। तो फिर इससे निपटने के लिए अजीत डोवाल को
आईबी के लोकल यूनिट सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो एसआईपी का हेड बना के वहां पे भेजा जाता है मिजोरम के अंदर। अब अजीत डोभाल जो थे मिजोरम में पहुंचने की एक वीक के अंदर ही सारी छोटी से छोटी डिटेल इकट्ठे करना स्टार्ट कर देते और इनको पता चलता है कि जो लालडेंगा है इसकी सारी की सारी पावर इन 7 कमांडरों की वजह से ही है। और ये जो 7 कमांडर है और जो लालडेंगा है इसके आपस में कुछ बन नहीं रही है, इसका कुछ कंफ्लिक्ट चल रहा है। और जो 7 कमांडर थे इन्होंने अपना जो बेस बना रखा था वो म्यांमार के पहाड़ों पे बना रखा था। तो अब यहाँ से अजीत डोभाल क्या करते वो एक स्पाई एजेंट बन के पहाड़ियों पे पहुंच जाते हैं। अब धीरे धीरे ये जो 7 कमांडर थे इनसे बात करना स्टार्ट करते हैं, इनका ट्रस्ट जीत लेते हैं और बहुत ही कम टाइम में इनके ड्रिंकिंग पार्टनर बन जाते हैं। रोज दारू वगैरह पाना स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट एक दिन इन साथों को बुला के कोर्ट खिला के पार्टी भी की थी अजीत डोभाल ने। और अजीत डोभाल जो वाइफ थी उनको तक नहीं पता था कि जिनके लिए वो खाना बना रही है वो मिलिटेंट है और वो उनके घर में बैठे हुए हैं। अब अजीत डोभाल जो पूरी तरीके से कमांडर्स का ट्रस्ट जीत लेते हैं, ट्रस्ट, तो उनके समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम कैसे भी करके इंडिया के साथ आ जाओ और अगर तुम इंडिया से मिल जाओगे तो मिजोरम को अलग तो स्टेट बना ही दिया जाएगा, आप लोगों को मंत्री की जो पोजीशन है वो भी दे दी जाएगी और ये जो छोटे मोटे इशू है आम जनता के वो भी रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। और ये सारी चीजें नहीं भी मानते हो तो इसमें आपका नुकसान है। इंडियन आर्मी एक ना एक दिन इसमें घुसेगी और ये सारी चीजें खत्म करेगी और आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से ईयर 1972 से लेकर 1974 तक कंटिन्यूअस अजीत डोभाल इन लोगों को समझाते हैं और 7 में से 6 कमांडर जो थे उनको अपनी तरफ कर लिया। और जैसे ही ये 7 में से 6 कमांडर इंडिया की तरफ नहीं जाते हैं तो लालडेंगा बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है और उसको मजबूरी में इंडियन गवर्नमेंट के साथ पीस टॉक स्टार्ट करना पड़ते हैं। साई के दत्ता एग्जामिस्ट थे, उन्होंने जब लालडेंगा का इंटरव्यू लिया था जो लालडेंगा ने खुद ये ऑर्डर कर बोला था कि जो अजीत डोभाल है ये मेरे 6 कमांडर ले गया था इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और फिर इसके बाद मिजोरम में एक अलग स्टेट बनता है और लालडेंगा इसके सीएम बनते हैं और इसका क्रेडिट भी अजीत डोभाल को ही जाता है। अब इधर अजीत डोभाल मिजोरम में थे और सेम टाइम पे सिक्किम जो प्रिंसली स्टेट था और वहाँ का जो राजा था पलडेम नामग्याल वो यूएस के एक हनी ट्रैप में फंस जाता है। यूएस की एक सीआई एजेंट थी होप क्रू, इससे ये शादी कर लेता है और होप क्रू जो ये यूएस के सीआई एजेंट थी उस सिक्किम की रानी बन जाती है और सिक्किम यूएस के इंस्ट्रक्शन से चलने लगता है जिससे यूएस के इंटरेस्ट पूरे होते हैं। अब इससे निपटने के लिए इंदिरा गांधी RNW के हेड RN टाउन से बात करते हैं और उनको सिक्किम भेजते हैं। RN टाउन जो थे वो प्लान बनाते हैं कि जिसमें ये था कि ये लोग सिक्किम में जो लोकल पार्टी है, छोटी छोटी जो लोकल पार्टी है उनको सपोर्ट करेंगे, उनको बड़ा बनाएंगे और उनको राजा के खिलाफ कर देंगे। और जब राजा वीक होगा, उसको आम जनता का सपोर्ट नहीं होगा तो उसको हटाया जाएगा, वरना अभी अगर कुछ करेंगे तो आम जनता का भड़क जाएगी और इंडिया के अगेंस्ट में जाएगी वो चीज। और सिक्किम की ये जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां थी जिनको सपोर्ट करके राजा के खिलाफ करना था और आम जनता का सपोर्ट लेना था, ये टैक्स जो था ये अजीत डोभाल जी को दिया जाता है। और अजीत डोभाल ये टैक्स मिलते ही एक प्लान बनाते हैं और क्या करते हैं कि कांग्रेस की पार्टी की एक सिक्किम की जो लोकल यूनिट सिक्किम नेशनल कांग्रेस थी जिसके एक लीडर थे काजी दोरजी, इससे बात करके इसको सेट कर देते और सारी चीजें एज पर प्लान कर दी जाती। और बहुत ही कम टाइम में ये जो लोकल जनता थी वो सिक्किम नेशनल कांग्रेस की जो लीडर थे काजी, इसके सपोर्ट में बहुत ही कम टाइम में आ जाते हैं और काजी को अपनी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेब्लिश करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, लोगों को सपोर्ट के लिए जो भी पैसा था, हर तरीके की जो सपोर्ट था वो अजीत डोभाल ने काजी को दिया। और इन सब की मदद से काजी आम जनता को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और राजा को प्रेशर बना के सिक्किम में इलेक्शन करवा लेते हैं और इसके साथ साथ इलेक्शन जीत के सिक्किम का पीएम भी बन जाता है। ये इसलिए बनता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे सिक्किम जो था वो इंडिया से उसका मर्जर नहीं हुआ। अब एज पर प्लान काजी सिक्किम का पीएम बनने के कुछ ही दिन बाद इंदिरा गांधी को लेटर लिखते हैं और मदद मांगता है कि सिक्किम के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं और राजा अपनी मनमानी करके उनका नुकसान कर रहे हैं। और फिर इधर से इंदिरा गांधी मिलिट्री भेजते हैं और राजा उसके पूरे पैलेस को सीज कर दिया जाता है। और फिर जब सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती है तो इसके बाद सिक्किम में रेफरेंडम करवाया जाता है जिसमें इंडिया के सपोर्ट में 97% लोग वोट करते हैं और सिक्किम कॉन्स्टिट्यूशन के 36 अमेंडमेंट से 16 मई 1975 को इंडिया का एक स्टेट बन जाता है सिक्किम। और जैसा वादा किया गया था काजी दोरजी जो थे वो सीएम बनते हैं सिक्किम में। अब ये सारी सिचुएशन इंडिया के हाथ से निकल जाती है और सारी चीजें इंडिया के कंट्रोल में आ जाती है। जो सीआई एजेंट थी ये राजा को तलाक देकर वापस यूएस चली जाती है। अब ये जो काम किए थे अजीत डोभाल ने मिजोरम और सिक्किम के अंदर बैक टू बैक, इसको लेके इनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल दिया जाता है जो कि जनरली 14 साल की सर्विस में दिया जाता है। लेकिन अजीत डोभाल ने ऐसा काम किया था, इनके लिए एक्सेप्शन किया गया और 7 साल के अंदर ही ये अवार्ड इनको दिया जाता है। और इन दोनों इंसिडेंट के बाद अजीत डोभाल जो था वो बहुत बड़ा नाम बन गया था और बहुत ही कम टाइम में अजीत डोभाल इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी से स्ट्रेटेजी में की प्लेयर बन गए। अब मिजोरम और सिक्किम में जो हुआ था इस सब के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन हुई जिसकी वजह से अजीत डोभाल को पाकिस्तान जाना पड़ता है। एक्चुअली हुआ ये था कि इस टाइम पे इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अब इसको देख के पाकिस्तान जो था
वो फ्रांस और चाइना की मदद से न्यूक्लियर टेस्ट के लिए अपना काम स्टार्ट करते थे। अब फ्रांस जो था उसको थोड़ी टाइम बाद पता चल जाता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट प्लान कर रहे हैं, तो फ्रांस पीछे हट जाता है, लेकिन चाइना पीछे नहीं हटता है। और इसी टाइम पे पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स थे वो बैक टू बैक न्यूक्लियर टेस्ट के रिगार्डिंग नॉर्थ कोरिया भी जाने लगे थे। तो इसके बारे में जब इंदिरा गांधी को पता चलता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट की प्लानिंग कर रहा है, तो इंदिरा गांधी ने RNW और आईवी की टीम को बुला के टास्क दिया कि पाकिस्तान ये जो कर रहा है इसका पता लगा के कैसे भी करके इसको रोको। और फिर इसके बाद बिना टाइम खराब करे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो थी ये अपने सीक्रेट एजेंट्स को पाकिस्तान और चाइना भेजना स्टार्ट करते हैं। और उस टाइम पे एजेंट्स को जो भेजा जाता था उनको इंडियन एम्बेसी में वैकेंसी दिखा के बुलाया जाता था। तो अजीत डोभाल जो थे उनको पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी का फर्स्ट सेक्रेटरी बना के पाकिस्तान में भेजा गया था। अजीत डोभाल पाकिस्तान के अंदर करीब 6 से 7 साल रहे थे, जिसमें से कुछ टाइम इन्होंने स्पाई वन पे इंटेल भी निकाले थे। जैसे पाकिस्तान के आउटर नाम की जो लेबोरेटरी में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, तो उस एरिया में ये बेगर बनते घूमते थे। तो इन सारी इंसिडेंट में अजीत डोभाल भी इन्वॉल्व थे RNW के साथ। जितना टाइम अजीत डोभाल पाकिस्तान में रहे, बहुत सारे ऑपरेशन में इंडिया की हेल्प हुई। और इस पूरे टाइम जब ये पाकिस्तान में रहे, जब 2 बार पकड़े भी गए थे, एक बार इस्लामाबाद के फेमस जो औलिया की मज़ार थी वहाँ जा रहे थे, तो एक आदमी ने उनको रोक के इनकी टांग को पियर्सिंग के लेके गया था। तो दूसरा लाहौर में कवाली सुनते टाइम एक आदमी ने उनको बोला कि तुम्हारी नकली गाड़ी गिरने वाली है। तो ये 2 इंसिडेंट हुए थे, और बाकी टाइम ये बैक टू बैक अपने इंटरप्रेट करते थे। अब इसके बाद इंडिया के अंदर भी बहुत उथल पुथल चल रही थी, वेंडर वाले इंसिडेंट को लेके ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका था। और जिस तरीके से गोल्डन टेम्पल का नुकसान हुआ था, इसको लेके सिख कम्युनिटी बहुत गुस्से में थी। गवर्नमेंट बैक फुट पे थे, इंदिरा गांधी की जान जा चुकी थी, और इससे पहले की गवर्नमेंट कुछ समझ पाती, कुछ ही टाइम बाद ईयर 1988 में दोबारा से सेम इंसिडेंट होता है। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार का टाइम हुआ था कि मिलिटेंट्स गोल्डन टेम्पल के अंदर पहुंच गए थे। ठीक वैसे ही दोबारा ईयर 1988 में खालिस्तानी कमांडो फोर्स, मेडर वाले टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान, बब्बर खाल का मिलिटेंट गोल्डन टेम्पल के रूम नंबर 14 में आके बैठ गए। इस टाइम पे राजीव गांधी PM थे, तो दोबारा से कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि जो मिलिटेंट्स टेम्पल के अंदर घुस गए हैं, इसको कैसे भी करके निकालना है, सिचुएशन को कंट्रोल में कर रहे हैं, लेकिन कोई भी गोल्डन टेम्पल के अंदर नहीं जाएगा, ना ही कोई अटैक करेगा। तो इधर ही सारी चीजें चल रही थी। इसी टाइम पे अजीत डोभाल जो थे वो पाकिस्तान में थे, और सारे इंटेल जो पंजाब से लेते थे वो बैक टू बैक पंजाब में जो एजेंसीज लगी थी उनको भेज रहे थे। तो फिर जब ये डिसाइड होता है कि यहाँ पे इन लोगों को निकालना है, एक ऑपरेशन करना है, तो अजीत डोभाल को वहाँ वापस बुलाया जाता है। और जो ये पूरी ऑपरेशन था इसका हेड KPS गिल और अजीत डोभाल को बनाया जाता है। और ये पूरे ऑपरेशन को ब्लैक थंडर नाम दिया जाता है। गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ जो CRPF थे उन्होंने घेर रखा था, पोजीशन ले रखी थी, लेकिन आगे करना क्या है इसी किसी को नहीं पता था। तो अजीत डोभाल क्या करते हैं, एक रिक्शे वाले का गेटअप लेके गोल्डन टेम्पल के आसपास घूमने लगते हैं। बैक टू बैक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है गोल्डन टेम्पल के पास में जाके वो सारे लेते रहते हैं। अब इसके कुछ दिन बाद अजीत डोभाल डिसाइड करते हैं कि गोल्डन टेम्पल के अंदर जाए बिना ये जो ऑपरेशन है, जो डिफिकल्ट ऑपरेशन है, इसको पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अंदर जाए बिना, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करे बिना ये ऑपरेशन पूरा नहीं हो सकता। अब क्योंकि वो पाकिस्तान में पहले से रह चुके थे, उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, उनका लहजा बहुत अच्छा था, तो वो अंदर जाते हैं, मिलिटेंट्स पे जाके बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि उनको पाकिस्तान ISI में भेजिए और उनकी मदद करनी है। तो इन सारी चीज़ों पे मल्टीपल बात करने के बाद वो मिलिटेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं कि पाकिस्तान से ही है। और अंदर जाने के बाद वो उल्टा मिलिटेंट्स को ही बताते हैं कि ये इस पोजीशन में ऑफिसर्स खड़े हैं, और इस बार गवर्नमेंट बुरी तरीके से डरी हुई है, और इस बार ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे डिटेल जब उनको पता चल रही थी मिलिटेंट्स को, तो बहुत खुश होते हैं कि इसी बहाने उनको गोल्डन टेम्पल के बाहर की इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी। ये सारी चीजें इकट्ठा करके अजीत डोभाल जो है वो गोल्डन टेम्पल के अंदर और बाहर आना जाना स्टार्ट कर देते हैं। और मिलिटेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं थी, उनको लगता था कि ये जो आदमी है यानी अजीत डोभाल, ये बाहर की इन्फॉर्मेशन इधर पहुंचा रहे, जिनकी उनकी मदद होगी और उनका ऑपरेशन बहुत अच्छे से होगा। अब इसके बाद अजीत डोभाल ने जब सारी पोजीशंस और डिटेल्स अंदर की इकट्ठा कर ली थी, उसके बाद वो NAG कमांडो को बुलाने के लिए गए थे। और सेम डे इराक में ही IS-76 प्लेन से NAG कमांडो को बुला लिया जाता है और पुलिस की वर्दी में बुलाया जाता है, और जो CRPF पहले से ही खड़ी थी उनको रिप्लेस करके उनकी जगह NAG कमांडो आ जाती है। अब इसके बाद अजीत डोभाल NAG की जो टीम थी उनको बताते हैं कि अंदर मिलिटेंट्स किस लोकेशन पे है, कितने हैं, कौन उनमें से लीडर है, प्लान क्या है, सारी चीजें उनको समझा देते हैं। इसके साथ साथ अजीत डोभाल एक चीज और भी करते हैं कि अंदर गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो पानी, फूड, इलेक्ट्रिसिटी ये सबको काट देते हैं। और प्लान ये बनाया जाता है कि जब मिलिटेंट्स पानी पीने बाहर आएंगे तब उनको निशाना बना के मार दिए जाएंगे। अब जब सारी चीजें हो जाती है तब 15 मई को मिलिटेंट्स का टॉप कमांडर जागीर सिंह पानी पीने के लिए बाहर निकलता है, और जैसे ही वो बाहर निकलता है वही पे स्नाइपर उसको गोली मार देता है। तो जिस तरीके से पीने के लिए पानी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, गर्मी बहुत थी और बहुत से ज्यादा दिन हो गए थे, इनफैक्ट उनका जो लीडर था उसको भी मार दिया गया था,
तो अंदर जब मिलिटेंट्स थे उनका मोरल जो था वो टूट गया था। दूसरी तरफ अजीत डोभाल जो थे वो अंदर भी जा रहे थे और बाहर भी आ रहे थे। तो अंदर जाके उन्होंने मिलिटेंट्स को समझाया कि इस पर्टिकुलर टाइम पे सरेंडर करना सबसे बढ़िया डिसीजन रहेगा। बाकी सरेंडर करने के बाद हम तो आगे का नेक्स्ट प्लान भी बना सकते हैं। मल्टीपल डिस्कशन करने के बाद अजीत डोभाल इन सारे मिलिटेंट्स को सरेंडर करने के लिए कन्विंस कर लेते और फिर 18 मई को सारे जो मिलिटेंट्स थे वो सरेंडर करते हैं। बिना हथियार के इतने लोगों को सरेंडर करवाना ये कोई आसान नहीं था। और गलती से भी अगर थोड़ा सा भी शक हो जाता अंदर जब जा रहे थे अजीत डोभाल तो उनकी भी जान जाना तय था। लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेके पूरे ऑपरेशन को अच्छे से करने के लिए अजीत डोभाल की बहुत तारीफ होती है। तो ये जो ऑपरेशन था इसको खत्म होने के बाद अजीत डोभाल जो थे 1992 में लंदन के एम्बेसी में भेज दिया जाता है और कई सालों तक अजीत डोभाल वहीं पे ही रह के अलग अलग ऑपरेशन में हेल्प कर रहे थे इंडिया। और इधर इंडिया के अंदर ये और 1998 में इंडिया में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है। और इसी के एक साल बाद यानी कि ईयर 24 दिसंबर 1999 में इंडिया एयरलाइन का प्लेन IC-814 नेपाल एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट जा रहा था। करीब 170 से 180 पैसेंजर थे और जैसे ही ये प्लेन इंडिया एयर स्पेस में पहुंचता है तो एक आतंकी ग्रुप था हरकत उल मुजाहिदीन। इसके 5 पाकिस्तानी आतंकी एयरप्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और हाईजैक करने के बाद एग्जैक्टली कहाँ ले जाना था ये तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्लियर नहीं था। लेकिन ये जो प्लेन का पायलट था इसको पाकिस्तान की तरफ मोड़ने के लिए गए थे। लेकिन पायलट जो था वो कहते हैं कि इतना फ्यूल ही नहीं है। तो थोड़ी देर डिस्कस करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि पहले इस प्लेन को अमृतसर में लैंड करवा के फिर भरवा लिया जाएगा, उसके बाद जाया जाता है क्योंकि पैसेंजर तो इन्हीं के पास थे, इसलिए बहुत कॉन्फिडेंट थे। और तो एज पर प्लान ये लोग अमृतसर में प्लेन को उतारते हैं। लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगने लगता है और इनको शक भी होता है कि इंडियन गवर्नमेंट शायद कुछ प्लान कर रही है। फिर अमृतसर से ये प्लेन उड़ा के पाकिस्तान में लैंड करवाते हैं। फिर वहाँ की गवर्नमेंट जब नहीं मानती है दुबई में लैंड करवाते हैं। फिर वहाँ से रिफ्यूल करवा के 25 दिसंबर 1999 को अफगानिस्तान के गंधार में उतार देते हैं। अब इंडिया को जब इसके बारे में पता चलता है, इंडियन एम्बेसी के एक ऑफिसर जो कि इस्लामाबाद में पोस्टेड थे AR घनश्याम, इंडियन गवर्नमेंट इनको कांधार भेज के वहाँ की गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके इस हाईजैक की डिटेल्स पता लगाने को कहते हैं। प्लेन कहाँ पे लैंड है, इनकी डिमांड क्या है, ये सारी चीजें पता करने को कहते हैं। और ये जो आतंकी थे ये AR घनश्याम से बोलते हैं कि आप इंडियन गवर्नमेंट को बोल दो कि एक टीम बना के हमारे पास भेजे जिससे हम अपनी डिमांड जो है वो सारी चीजें डिस्कस कर सकें। तो ये AR घनश्याम जो सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट को बताती है तो इंडियन गवर्नमेंट बिना टाइम गवाए 7 नेगोशिएटर के मेंबर की टीम बना के कंधार भेज देती है। और इस टीम में जानबूझ के अजीत डोभाल को रखा जाता है। ये तो ये रीजन था कि ईयर 1971 से लेके 1999 के बीच में 15 से ज्यादा हाईजैकिंग नेगोशिएटर जो काम था वो अजीत डोभाल ने ही किया था। दूसरा इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था कि सिचुएशन को किसी न किसी तरीके से मैनेज आराम से कर सकते। आगे टीम कांधार पहुंचती है और अजीत डोभाल नेगोशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। आतंकी बार बार अपने डिमांड चेंज कर रहे थे तो पहले से अजीत डोभाल कहते हैं कि आप एक डिमांड में टिके रहिए वरना ऐसी सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो इसके बाद आतंकी एक पेपर पे लिख के अपने सारी डिमांड प्लेन से बाहर फेंक देते हैं। उस पेपर के ऊपर लिखा था कि इंडिया की जेल में जो उनके 36 आतंकी हैं उसको छोड़ दिया जाए, साथ में $200 मिलियन भी दिया जाए। अब शुरू में जब तो मना कर दिया जाता कि डिमांड नहीं पूरी की जाएगी, लेकिन दिक्कत ये थी कि इंडिया के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा था। पैसेंजर की जो फैमिली थी और मीडिया जो था वो चारों तरफ से गवर्नमेंट को घेर रही थी। ऊपर से अगर गवर्नमेंट कुछ प्लानिंग नहीं करती इस ऑपरेशन को लेकर तो पाकिस्तान का एयर स्पेस को यूज करके वहाँ पर परफॉर्म करना पड़ता और पाकिस्तान के ऊपर इंडिया को भरोसा नहीं। अफगानिस्तान के भी लोग मिले हुए थे इसमें, तो कुछ भी अगर ये प्लान करते तो सारी की सारी डिटेल जो थी हाईजैकर के पास पहुंच जाते। अगर उसके बाद भी ऑपरेशन कुछ प्लान करते उसको हटाने का तो ये भी बहुत ज्यादा चांसेस था कि पूरी की पूरी प्लेन को उड़ा देते और सारे के सारे पैसेंजर जो थे उनकी जान चली जाए। तो ऑपरेशन करने की तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी। तो जैसे तैसे करके अजीत डोभाल इनसे मल्टीपल डिस्कशन करते हैं और इनको एग्री करवा लेते हैं कि 36 तो नहीं लेकिन 3 आतंक को छोड़ दिया जाएगा। और आतंकी जो इनसे बात करने के बाद मान नहीं जाते तो फिर इसके बाद अजीत डोभाल 3 आतंकियों को देखते पैसेंजर छुड़ा तो लेते हैं, लेकिन इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है। अब इस इंसिडेंट के बाद अजीत डोभाल ने ऐसे इंसिडेंट से निपटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग की। नेशनल सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग अलग स्टेप्स उठाए जिसमें से मल्टी एजेंसी सेंटर, MSC और ज्वाइंट टास्क फोर्स और इंटेलिजेंस JDFI ये सब बनाना स्टार्ट किया। अब ये सारी चीजें चल तो रही थी लेकिन ईयर 1998 में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो ये डिस्कशन स्टार्ट हो चुके थे कि अजीत डोभाल बीजेपी के होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी के बहुत क्लोज है। और उस टाइम पे LK आडवाणी जी ने अजीत डोभाल की रिपोर्टिंग डायरेक्टली अपने पास कर ली थी। और ये क्लोजनेस देख के बाकी जो सीनियर ऑफिसर थे और ऑपोजिशन लीडर जो थे वो अजीत डोभाल से इतना ज्यादा खुश नहीं थे। इनफैक्ट इसी टाइम पे RNAW के चीफ का सिलेक्शन होना था जिसके लिए अजीत डोभाल से ज्यादा एक्सपीरियंस और ज्यादा सीनियर ऑफिसर थे वो लाइन में थे। लेकिन उसके बाद भी
RNAW के चीफ की पोजीशन के लिए अजीत डोवाल को नाम सबसे आगे रिकमेंड किया जाएगा और इनका चीफ बनना तय था। लेकिन लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रिजेश मिश्रा इनके रिकमेंडेशन की वजह से इस चीज को रोक दिया जाता है और अजीत डोवाल नहीं बन पाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं था, इस टाइम पे एक दो चीजें और भी ऐसी होती है जिसकी वजह से कांग्रेस बिल्कुल भी खुश नहीं था अजीत डोवाल से, और इसका नुकसान आगे चल के अजीत डोवाल को होता है। एक्चुअली हुआ यह था कि कश्मीर में दो पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम पे, शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ मुफ्ती मोहम्मद सईद की डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो उसी टाइम पे कांग्रेस भी अपनी प्रेजेंस जो थी वो कश्मीर के अंदर चाहती थी ताकि कश्मीर से एकदम अलग ना हो, और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कांग्रेस का कश्मीर में जीतना बहुत मुश्किल था, तो कांग्रेस ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को अपनी तरफ कर लिया, कांग्रेस की स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट भी बना लिया, और फिर आगे चल के कैबिनेट मिनिस्टर की पोजीशन दी गई। और साथ में आगे चल के कांग्रेस जीतती है तो कश्मीर का CM बनाने का वादा किया था मुफ्ती से। तो इन सब चीजों की वजह से जो मुफ्ती थे कांग्रेस में आ गए थे, और इनकी जो पार्टी थी वो भी कांग्रेस में मर्ज हो गई। कांग्रेस ने मुफ्ती को काम दिया था कि कैसे भी करके कश्मीर में कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग करो ताकि कांग्रेस पावर में आए, तभी उनको CM बनाया जाए। और मुफ्ती जो थे कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग करने का काम अपने शुरू कर दिए थे कश्मीर के अंदर। ये बातें तो हो गई थी कि कांग्रेस जीतेगी फिर ये CM बनेंगे, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा था। तो इसी बीच में कांग्रेस क्या करते हैं कि कश्मीर में अपने प्रेजेंस के लिए शेख अब्दुल्ला से हाथ मिला लेती है और इलेक्शन लड़ लेती है उसके साथ। तो इस चीज से मुफ्ती बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो अजीत डोवाल को मल्टीपल टाइम कश्मीर में भेजा जाता है। अजीत डोवाल ने मुफ्ती से मल्टीपल मीटिंग की और मुफ्ती से बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी अजीत डोवाल की। इनकी दोस्ती के थोड़े टाइम बाद मुफ्ती जो थे वो कांग्रेस को छोड़ देते और जन मोर्चा ज्वाइन कर लेते हैं, और जन मोर्चा से इनकी कैबिनेट की पोजीशन भी ऑफर हो जाती है। और फिर आगे चल के मुफ्ती यहाँ से भी हट के PDP भी बना देते हैं, जिससे कश्मीर की पूरी पॉलिटिकल इक्वेशन होती है वो चेंज हो जाती है, और कांग्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती ये चीज। तो यही सारे रीजन थे जिसकी वजह से अजीत डोवाल से कांग्रेस खुश नहीं थी। फॉर्मर डायरेक्टर और IB एंड फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ RNAW ने अपनी बुक में भी ये मेंशन किया कि अजीत डोवाल ही पीछे थे, और इन्होंने ही PDP पार्टी बनाई कश्मीर के अंदर। तो इधर कश्मीर में सारी चीजें चल रही थी, दूसरी तरफ IB का नया डायरेक्टर बनाया जा रहा था, क्योंकि पहले जो था उनका टेंडर खत्म हुआ। तो अजीत डोवाल IB का नया डायरेक्टर बनना तय था, क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से भी देखा जाता तो अजीत डोवाल ही बनते। तो लेकिन होता क्या है कि 31 जुलाई 2004 को कांग्रेस की सरकार बन जाती है। अब कांग्रेस को अजीत डोवाल को IB का नया डायरेक्टर बनाना तो पड़ता है, लेकिन कांग्रेस ने जो 2 साल का टेन्योर होता था वो कम करके 8 महीने का कर दिया था। और फिर इसके बाद आगे चल के 2005 में अजीत डोवाल जो है रिटायरमेंट ले लेते हैं, और अजीत डोवाल जी के जाने के बाद जो नया IB डायरेक्टर बनाया गया था ESL नरसिम्हल, तो उनका जो टेन्योर था वो पूरा 2 साल का ही रखा गया था, उनका कम नहीं किया गया था। तो इस चीज को भी एलिगेशन लगती है कांग्रेस के ऊपर कि जानबूझ के कांग्रेस ने अजीत डोवाल का टेन्योर 2 साल से कम करके 8 महीने का कर दिया। लेकिन अजीत डोवाल जो थे वो देश के बाहर तो दिमाग लगा ही रहे थे, देश के अंदर भी दिमाग उससे ज्यादा दिमाग लगा रहे थे। और फिर आगे चल के कुछ ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से वो दोबारा पावर में आए। तो देखिए अजीत डोवाल रिटायर तो हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी इनके पास जो इतने सालों का एक्सपीरियंस और स्किल्स थी उसका यूज करके ये अपने पर्सनल कैपेसिटी में इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब जिस ईयर ये रिटायर्ड हुए थे सेम ईयर 2005 में दाऊद इब्राहिम की बेटी मुहारुफ की शादी पाकिस्तान से क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से 9 जुलाई को मक्का में होनी थी, और उसका जो रिसेप्शन था 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात में रखा गया था। अब ये चीज डोवाल को पता चल जाती है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में दाऊद इब्राहिम आने वाला है, और ये ऐसा मौका था कि जहाँ पे दाऊद की लोकेशन कंफर्म थी, लेकिन फिर भी इस जगह पे दाऊद को पकड़ने के लिए अगर कोई ऑपरेशन किया जाए तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, और फेल होने पर इंडिया की जो इमेज थी पे बहुत डेंट लगता। तो इंडिया किसी भी तरीके से कमांड ऑपरेशन से बच रही थी। अब यहाँ से अजीत डोवाल एक प्लान बनाते हैं। इन्होंने दाऊद इब्राहिम के दुश्मन छोटा राजन को रीच किया। छोटा राजन जो था वो पहले दाऊद इब्राहिम का ही मेंबर था, लेकिन फिर इनमें लड़ाई हो गई थी। इनफैक्ट एक बार दाऊद इब्राहिम ने बैंकॉक में छोटा राजन का अटैक भी कराया था। तो ये सारी चीजें जो थी अजीत डोवाल को पता थी, तो छोटा राजन को अपने नेटवर्क का यूज करके रीच करते हैं और छोटा राजन को कन्विंस कर लेते हैं कि यहाँ पे साथ में मिलकर दाऊद इब्राहिम को मारा जा सकता है। छोटा राजन जो था वो मान जाता है इस चीज के लिए और बॉर्डर पार करवा के अपने गैंग के 2 शूटर विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा को इंडिया भेजते हैं। इस ऑपरेशन के लिए अजीत डोवाल जो है तो इनकी ट्रेनिंग इंडिया के एक सीक्रेट लोकेशन में करवाना स्टार्ट कर देते हैं। टाइम बहुत ही कम था इस पूरे ऑपरेशन के लिए, लेकिन बहुत ही कम टाइम में अजीत डोवाल ने इनके नकली पासपोर्ट, दुबई की टिकट वगैरह सब अरेंज करवा दिए थे। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है। मुंबई पुलिस जो थी ये शूटर विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा को पहले से ही पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब मुंबई की पुलिस कुछ सीनियर ऑफिसर को इस ऑपरेशन के बारे में पता चल जाता है। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि दाऊद इब्राहिम ने ही इस पर्टिकुलर चीज को इन दोनों शूटरों के बारे में मुंबई पुलिस को बताया था ताकि इस चीज से निपटा जा सके।
तो होता ये है कि जो शूटर जो थे, दुबई भेजने से पहले अजीत डोभाल दिल्ली के एक होटल में इन शूटर को फाइनल ब्रीफ दे रहे थे कि वहाँ पे जो होटल होगा, उसका लेआउट क्या है, बिल्डिंग कैसी होगी, कैसे एंटर करना है, मारना कैसे होगा उसको, ये सारी चीज़ें समझा रहे थे। तो अजीत डोभाल दिल्ली के होटल में छोटा रतन के शूटरों के साथ बैठ के प्लानिंग कर रहे थे। इसी टाइम पे मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर धनंजय कमलाकर और आईपीएस ऑफिसर मीरा बोरवनकर सेम होटल में पहुंच जाते और कहते हैं कि विकी और फरीद अपने नेताओं को मारने आए हैं, ये तो पहले से मोस्ट वांटेड है, इसलिए इनको हम अरेस्ट करना होगा। और यहाँ से अजीत डोभाल और इन लोगों में बहुत बहसा वैसे भी शुरू हो जाती है। अजीत डोभाल बहुत समझाने की कोशिश करते हैं इन्हें, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। अब अजीत डोभाल उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी ऑफिशियल पोजीशन में नहीं थे, तो उनकी और भी नहीं चल पाती है। तो ये लोग इन शूटरों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और अजीत डोभाल के हाथ से जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी था उसको मारने की, वो छूट जाती है। अजीत डोभाल अपने सीनियर्स को फोन लगा के ये रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक ये गिरफ्तार हो चुके थे और न्यूज वगैरह में सारी बात आ चुकी थी। दाऊद इब्राहिम शुरू से ही अजीत डोभाल के हिट लिस्ट में रहे। उन्होंने अपने पूरे करियर में मल्टीपल टाइम ट्रायल किया दाऊद को पकड़ने का, और आज की डेट में वो चाहते हैं कि उसको कैसे भी पकड़ लें। हालांकि अजीत डोभाल के जो क्रिटिक्स है, उनका ये मानना है कि डोभाल जो है वो दाऊद इब्राहिम को इसलिए पकड़ना चाहते थे ताकि वो पावर में आ सके, इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देके अपना नाम बना सके। अब अजीत डोभाल की इस पर्टिकुलर टाइम पे तो कोई पावर बहुत कम थी, लेकिन इन्होंने अपने और ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट किए और ऐसे एक्सप्लोर किए कि इंडिया की पूरी पॉलिटिक्स बदल कर रख दी, और तब से लेके आज तक ये पावरलेस नहीं है, अभी तक ये पावर में है। तो होता ये है कि इस इंसिडेंट के 2-3 साल बाद ईयर 2008 में गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी सीएम थे, और मोदी जी ने ही अजीत डोभाल को गुजरात में इन्वाइट किया कि यहाँ पे आके आप एक यूनिवर्सिटी खोलो और इंटरनल सिक्योरिटी, पुलिस साइंस से रिलेटेड जिसमें से ये सारे कोर्सेज भी हो। अजीत डोभाल गुजरात पहुंच जाते हैं और बोर्ड ऑफ गवर्नर बना के, जिसमें से एक बोर्ड ऑफ गवर्नर ये खुद थे। तो ये सारी चीजें बना के अजीत डोभाल जो है वो रक्षा शक्ति नाम से यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं गुजरात के अंदर। और फिर इसके एक साल बाद ईयर 2009 में अजीत डोभाल आरएसएस की एकनाथ राणाडे से मिलते हैं। एकनाथ जो थे वो उस टाइम पे तमिलनाडु के अंदर विवेकानंदा केंद्र नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वामी विवेकानंद के टीचिंग को प्रमोट करते हैं, उसको चला रहे थे। तो अजीत डोभाल आरएसएस के एकनाथ राणाडे के ऑर्गेनाइजेशन विवेकानंदा केंद्र की मदद से विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन (VIF) खोलते हैं। इस थिंक टैंक का ऑब्जेक्टिव ये था कि नेशनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और ग्लोबल अफेयर जैसी चीजों पर रिसर्च और एनालिसिस करके इंडिया को और भी स्ट्रॉन्ग और सिक्योर करा जाए। और ये जो विवेकानंदा फाउंडेशन थे, ये सेमिनार वगैरह करते थे। कई सेमिनार में तो इन्होंने कांग्रेस को मुद्दों पर भी सपोर्ट दिखाया, जैसे दिव्यानी दोबरागडेन, बांग्लादेश लैंड इशू था, इस पर भी सेमिनार किए। अब ये जो विवेकानंदा फाउंडेशन थी, इसकी एक और विंग थी इंडिया फाउंडेशन नाम से। इसमें यंग लोग ज्यादा थे, जैसे राम महादेव, निर्मला सीतारमन, सुरेश प्रभु। तो सेम ईयर यानी 2009 में अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल, जो सऊदी और यूएस में इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, ये इंडिया वापस आके इस इंडिया फाउंडेशन की जो थिंक टैंक बनाया था इन्होंने, इसको ज्वाइन कर लेते। और अभी तक तो सारी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन विवेकानंद फाउंडेशन पूरी इंडिया के अंदर न्यूज में आता है ईयर 2011 में। विवेकानंदन फाउंडेशन क्या करते हैं, एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। इस रिपोर्ट का नाम था इंडियन ब्लैक मनी अब्रॉड इन सीक्रेट बैंक एंड टैक्स हेवन। अभी जो रिपोर्ट थी, इन्होंने कांग्रेस को सबमिट नहीं की, बल्कि इनके ऑपोजिशन, उस समय बीजेपी ऑपोजिशन में थे, उनको सबमिट करते हैं। और फिर ये सबमिट करने के बाद ये लोग इससे रिलेटेड 2 सेमिनार भी करते हैं, जिसमें बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, सुब्रमण्यम स्वामी सब पहुंचते हैं। तो अभी भले सिचुएशन चेंज हो गई हो, लेकिन उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, अन्ना हजारे ये सब अजीत डोभाल के साथ मिलकर सेमिनार करते थे। तो इसके बाद देश भर में ब्लैक मनी और करप्शन को लेकर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। तो कांग्रेस उस समय पावर में थी, और ये जो विवेकानंदन फाउंडेशन थी उसके लिए सरसद बन गए थे। कांग्रेस ने आईबी के थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन को शेडो लाइंस पे डाल दिया था और इस पर नजर रखी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसका कोई असर नहीं होता है। फिर अप्रैल 2011 में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल सब इसी करप्शन को लेके अनशन में बैठ जाते हैं और पूरे देश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। और ये इतना बड़ा मूवमेंट बन जाता है कि आगे चल के कांग्रेस की सरकार भी गिर जाती है और फिर बीजेपी पावर में आती है। और बीजेपी जब पावर में आती है तो नेशनल सिक्योरिटी की जो सबसे बड़ी पोस्ट है एनएसए की, वो मिलती है अजीत डोभाल को। और बाकी जो इस फाउंडेशन से रिलेटेड लोग थे, जैसे निर्मला सीतारमन, सुरेश प्रभु, इन सबको इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं थी। अजीत डोभाल को एनएसए बनाया गया था तो उसको बहुत हल्ला भी होता है, क्योंकि ये एमके नारायण का जो एक्सेप्शन छोड़ दे, जितने भी एनएसए बने हैं वो आईएफएस डोमेन से ही रहे, लेकिन इसको साइड में करके भी अजीत डोभाल को एनएसए बनाया जाता है। और जैसे ही अजीत डोभाल एनएसए बनते तुरंत जून 2014 में ही बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है इनके सामने। इराक में 46 नर्सेस फंस गई थी। अजीत डोभाल इराक में पहुंच जाते हैं, तुरंत इन नर्स को वापस लाने की फुल प्लानिंग डिजाइन करते हैं। इनफैक्ट म्यांमार को, उरी सर्जिकल स्ट्राइक को, बालाकोट एयर स्ट्राइक,
यहाँ तक कि अभी तक ये आर्टिकल 370 तक है। हर ऑपरेशन में 2014 से लेकर 2000 अभी तक जितने भी ऑपरेशन हुए, अजीत डोभाल खुद प्लान करते हैं हर एक चीज। इंडिया के सिक्योरिटी से लेकर कोई भी चीज हो, अजीत डोभाल के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अजीत डोभाल के एनएसए बनने से एकदम नई अप्रोच आई। जनरली कोई भी कंट्री होती है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए मेनली 3 स्ट्रेटेजी में से कोई एक फॉलो करता है, डिफेंसिव, डिफेंसिव, ऑफेंसिव या फिर ऑफेंसिव। इंडिया ने मोस्टली इंडिपेंडेंट के बाद डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अपनाई है। इसमें क्या होता है कि आर्मी, इंटेलिजेंस सब एक्टिव होते हुए भी बस अपने पर होने पर जब अटैक होते हैं उसको रोकते हैं। लेकिन अजीत डोभाल ने इंडियन नेशनल सिक्योरिटी को थोड़ा शिफ्ट किया। इन्होंने डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी जो है वो रिकमेंड की, जिनके रिजल्ट पहले के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा अच्छे हैं। अटैक कम हुए, लेकिन ईयर 1998 से अभी तक जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से अजीत डोभाल के रिश्ते जो है वो कांग्रेस से बहुत खराब हुए। और टाइम टू टाइम अजीत डोभाल के ऊपर और इनके फैमिली के ऊपर एलिगेशन भी रखते रहे। तो इंडिया के बाहर दुश्मन से लड़ने के साथ साथ अजीत डोभाल को अपनी और अपनी फैमिली के ऊपर एलिगेशन से भी लड़ना होता है। डोभाल के जो बेटे हैं शौर्य डोभाल, वापस आके इन्होंने इंडियन फाउंडेशन इससे आके ये जुड़ गए थे। लेकिन जो साइड में अपने इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाते थे जिसका नाम टॉर्च इन्वेस्टमेंट था, इसको पहले से चीज के अंदर बोलते थे, इसका हेडक्वार्टर जो है सिंगापुर में है। लेकिन इसको लेकर भी दिक्कत खड़ी हो गई कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनी थी इसमें एक पाकिस्तानी जिसका नाम सैयद अली अब्बास था, वो को फाउंडर था इस कंपनी का। तो कांग्रेस ने इस पे कहा कि एक तरफ देश का एनएसए अजीत डोभाल आतंकियों को काउंटर करने के लिए ऑफिशियल पोस्ट पे है और दूसरी तरफ उनका बेटा एक पाकिस्तानी के साथ बिजनेस कर रहा है। तो ये देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। और बात यह भी नहीं खत्म होती, ये जो इंडिया फाउंडेशन जो थी ये टाइम टू टाइम सेमिनार भी करती थी और इसके जो स्पॉन्सर थे वो फॉरेन कंट्रीज के डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज थी, जैसे बोइंग, इजराइल की मदर सिक्योरिटी सिस्टम लिमिटेड। तो इसको लेकर भी अजीत डोभाल इनके बेटे को घेरा गया कि सिक्योरिटी रिलेटेड कंपनियां इनको क्यों स्पॉन्सर करेंगे, बिना किसी फायदे के तो करेंगे नहीं। तो इसका लिंक भी अजीत डोभाल उनके बेटे से जुड़ा गया कि इन कंपनीज को फेवर किया जा रहा है, गिव एंड टेक रिलेशन चल रहा है। अब यह तक भी ठीक था, लेकिन अजीत डोभाल की असली दिक्कत तब शुरू हुई थी जब कांग्रेस के जयराम नरेश ने प्रेस कांग्रेस में तब कहा कि अजीत डोभाल के दूसरे बेटे विवेक डोभाल ने जिस दिन नोटबंदी हुई उसके 13 दिन बाद केमन आइलैंड, जहां टैक्स की कोई रोक टोक नहीं होती, वहां जाके GNY एशिया हेज फंड स्टार्ट कर दिया और इसका जो लिंक है वो पूरी तरीके से नोटबंदी से स्टैब्लिश कर दिया। ये सारी चीजें जो ये कैरवन मैगजीन में भी छपी थी। तो अजीत डोभाल ने जयराम नरेश और कैरवन मैगजीन के ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन केस कर दिया। और जब ये केस कोर्ट में जाता है तो कांग्रेस के जयराम नरेश को अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल से माफी मांगनी पड़ती है और विवेक डोभाल रिटर्न में भी माफी लेती है। अजीत डोभाल की जो लाइफ है वो किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। और चाहे देश के बाहर लड़ना हो या अंदर लड़ना हो और 3 बार एनएसए बनकर पावर अपने हाथ में रखना हो, इनको कैबिनेट मिनिस्टर की तक रैंक दी गई है। और यही रीजन है कि इनको देश के अंदर असली चाणक्य कहते हैं, क्योंकि ये पहले ऐसे एनएसए जिनके हाथों में इतनी पावर रही, इतने बड़े बड़े लोग इनके पीछे पड़े, लेकिन पावर इनके हाथों से कोई खींच नहीं पाया। और जब गवर्नमेंट तक इनके हिसाब से नहीं रही तो गवर्नमेंट की पावर में नहीं। तो पता चला अजीत डोभाल कैसे बड़े आदमी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर करें।